नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मडूरो, उनको यूएस फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है और उनको अब अमेरिका लेके आया जा रहा है। क्योंकि निकोलस मडूरो की रिजीम को अमेरिका पिछले काफ़ी सालों से हटाना चाहता है और उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी वहाँ पर लोकल लीडर्स को सपोर्ट करके अमेरिका ने वहाँ कू करने की कोशिश की निकोलस मडूरो के रिजीम के अगेंस्ट, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि निकोलस मडूरो का वहाँ की जो मिलिट्री है उसके ऊपर बड़ा ही टाइट कंट्रोल है। और निकोलस मडूरो के सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं वेनेजुएलन सोसाइटी में, क्योंकि जो निकोलस मडूरो के रिजीम को पसंद नहीं करता वो मोस्टली लोग वेनेजुएला छोड़ के चले गए हैं पिछले ईयर्स में। तो निकोलस मडूरो का अरेस्ट होना ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल रेमिफिकेशन होने वाला है इस इवेंट का, और इसका असर बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर पड़ने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असर पड़ने वाला है निकोलस मडूरो के कैप्चर के बाद, कैसे बदलने वाला है वेनेजुएला, और क्या असर पड़ने वाला है ग्लोबल प्लेयर्स लाइक चाइना, इंडिया, ईरान या रशिया के ऊपर। आज इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निकोलस मडूरो का जो रिजीम है उसको अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, ये सबको पता है। और अमेरिका ने $50 मिलियन की बाउंटी भी रख रखी थी निकोलस मडूरो के ऊपर कि जो भी निकोलस मडूरो को पकड़वाएगा उसको अमेरिका $50 मिलियन का इनाम देगा। लेकिन निकोलस मडूरो से अमेरिका की क्यों नहीं बनती? क्योंकि निकोलस मडूरो के ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं पिछले टाइम्स में कि वो नार्को टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं और खुद एक नार्को स्टेट चला रहे हैं। अब वेनेजुएला के बिल्कुल पास बॉर्डर पे एक कंट्री है कोलंबिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ से बहुत सारे ड्रग कार्टल ऑपरेट करते हैं। जैसे पाब्लो एस्कोबार भी कोलंबिया से ही थे। तो कोलंबियन ड्रग कार्टल्स के साथ मिलकर निकोलस मडूरो एक नार्को स्टेट चला रहे थे। ये एलिगेशंस है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, और यूएस कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी कंट्री लैटिन अमेरिका में उनके लिए थ्रेट बने और उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करे जो कंट्रीज़ अमेरिका के एनिमीज़ हैं, लाइक ईरान या फिर रशिया या फिर चाइना। तो अमेरिका अपने बैकयार्ड को अपना वो मानता है, एक एरिया मानता है जहाँ पर वो किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को अलाउड नहीं करता। इसी को ही यूएस के अंदर मोनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं। मोनरो डॉक्ट्रिन का बेसिक पर्पज़ ये है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है, उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल यूएस का रहे और कोई भी फॉरेन प्लेयर या फॉरेन पावर को उसके अंदर इंटरफेयर करना अलाउड नहीं है। और अभी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का नया डॉक्यूमेंट आया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लास्ट ईयर दिसंबर में, 2025 के दिसंबर में, उस डॉक्यूमेंट में भी उन्होंने मोनो डॉक्ट्रिन को फिर से एक्टिवेट करने की बात की थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो लेके आया है उससे कैसे यूएस की फॉरेन पॉलिसी बदलने वाली है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मोनो डॉक्ट्रिन बेसिकली वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे अमेरिका की सुप्रीमेसी का एक डॉक्ट्रिन है कि वहाँ पर अमेरिका ही सुप्रीम और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन निकोलस मडूरो और उसके जो पहले प्रेडिसेसर्स थे हुगो चावेज 99 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने थे और वो लेफ्टिस्ट लीडर थे, और अमेरिका तब से ही वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हुगो चावेज काफ़ी पॉपुलर थे और लोगों के बीच में उनकी काफ़ी एक्सेप्टेंस थी। लेकिन 2013 में जब वो एक्सपायर हुए तो उनके सक्सेसर बने निकोलस मडूरो। हुगो चावेज के सक्सेसर बने 2013 में। उससे पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे वेनेजुएला के, और उन्होंने स्टार्ट किया था अपने कैरियर को एक एज ए बस ड्राइवर। बाद में वो यूनियंस के लीडर बनते गए और बाद में हुगो चावेज की पार्टी में काफ़ी सीनियर पोस्टों पे रहे, और हुगो चावेज के एक्सपायर होने के बाद वो उनके सक्सेसर बने। तो 2013 में जब वो पावर में आए तो वो इलेक्शंस तो उन्होंने बड़ा ही नैरो मार्जिन से जीत लिया। लेकिन उसके बाद अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया निकोलस मडूरो के ऊपर कि वो पावर छोड़े और अपोजिशन पार्टीज को पावर में आने दें। 2017 में भी जो इलेक्शंस हुए उसमें भी अमेरिका ने उन इलेक्शंस को मानने से मना कर दिया है। उस टाइम पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार पावर में आया था, तो फर्स्ट टर्म थी ट्रंप साहब की उस टाइम पे। तो ट्रंप साहब ने तब भी कोशिश की थी निकोलस मडूरो को पावर से हटाने की, लेकिन निकोलस मडूरो उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं रहे। अमेरिका के जो कू के प्लान थे वो सारे फेल हो गए और निकोलस मडूरो पावर में अपने आप को बनाए रखे पाए। बाद में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो बाइडेन ने निकोलस मडूरो के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो जो सारा पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही थी वेनेजुएला और यूएस के रिश्तों के बीच में, वो ट्रंप के दोबारा आने के बाद फिर से ख़त्म हो गई। क्योंकि जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज हैं उनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया था वेनेजुएला में जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करना और ऑयल को निकालने का काम अलाउड कर दिया था। और शेवरॉन जो अमेरिका की मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी है वो वहाँ पर ऑपरेट भी कर रही थी वेनेजुएला में। लेकिन ट्रंप साहब जब पावर में आए तो उन्होंने आते ही ये जो वेवर दे रखा था, सैंक्शन वेवर शेवरॉन को, ये वापस ले लिया और साथ में प्रेशर और बिल्ड कर दिया निकोलस मडूरो के ऊपर, और उनके ऊपर जो इनाम रख रखा था उसको बढ़ा दिया, $50 मिलियन की बाउंटी कर दी। कोई भी अगर निकोलस मडूरो की
पकड़वा के गिरफ्तारी करने में मदद करेगा तो उसको $50 मिलियन दिए जाएंगे। साथ में मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत सारे यूएस के जो नेवी के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको कैरिबियन वाटर्स के अंदर ला के खड़ा कर दिया गया, साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले आया गया, और साथ में जितनी भी बोट्स आ रही थी वेनेजुएला के पोर्टों से उनको स्ट्राइक करने लग गए यूएस फोर्सेज, और ये कहने लग गए कि भाई ये सारी की सारी ड्रग कार्टल्स के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं जो अमेरिका में ड्रग्स ला रही हैं, जिसकी वजह से हजारों अमेरिकन की हर साल जान जा रही है। तो अमेरिका ने उन बोट्स के ऊपर भी काफ़ी एयर स्ट्राइक्स की, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जिसके बाद बहुत सारे लोग उन बोट स्ट्राइक्स में भी मारे गए। तो पिछले काफ़ी टाइम से ये बिल्डअप हो रहा था कि मडूरो को पावर से हटाने के लिए मिलिट्री का यूज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा क्यों खिलाफ है मडूरो के और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, उसके 2-3 मेन रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि जो अभी वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मार्को रूबियो, वो क्यूबन अमेरिकन है, मतलब उनके मदर फादर क्यूबा से आए हुए हैं, और वो फ्लोरिडा के सेनेटर भी रहे हुए हैं। और फ्लोरिडा जो स्टेट है यूएस में, वहीं पर ही क्यूबन और वेनेजुएलन जो भी लैटिन अमेरिका से इमिग्रेंट आते हैं वो वहीं आके सेटल होते हैं। तो क्यूबा से, क्योंकि क्यूबा में हमेशा से ही क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, वहाँ पर फिदेल कास्त्रो और उनके बाद में उनके भाई राउल कास्त्रो प्रेसिडेंट बने, और उनके साथ अमेरिका के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो क्यूबा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था इसको, वेनेजुएला को, और वेनेजुएला की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसमें क्यूबन मिलिट्री इंटेलिजेंस के बंदे परमानेंट प्लेस कर रखे थे, ताकि कोई भी मिलिट्री के सीनियर जनरल्स कू प्लान ना कर दें अमेरिकन के साथ मिलकर अगेंस्ट निकोलस मडूरो। तो इसलिए क्यूबन्स मिलिट्री इंटेलिजेंस के बंदों को वहाँ पर मिलिट्री बेसिस पे स्टेशन कर रखा था क्यूबा ने वेनेजुएला के मिलिट्री स्टेशनों के ऊपर। दूसरा, वहाँ की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसको भी उन्होंने कैप्चर कर रखा था क्यूबन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने। तो क्यूबा काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कर रहा था निकोलस मडूरो के रिजीम को। और दूसरा, इसके बदले में क्यूबा को बहुत सारा सस्ता ऑयल मिल रहा था वेनेजुएला से, क्योंकि वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है। तो ये एक तरह की डील, एक बार्टर सिस्टम था कि क्यूबा को ऑयल मिलेगा, उसके बदले में क्यूबा अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा कैसे अमेरिका के जो कू के प्लानिंग है उसको फेल करना है वेनेजुएला के अंदर। तो क्यूबा और वेनेजुएला काफ़ी क्लोज थे, इसलिए जो मार्को रूबियो, क्योंकि मार्को रूबियो की मेमोरीज अच्छी नहीं है क्यूबा को लेकर, उनके पेरेंट्स को वहाँ से भागना पड़ा था, तो क्यूबा को वो हमेशा ही हेट करते हैं, और उनको लगता है कि क्यूबा की पावर बढ़ रही है वेनेजुएला में जब तक निकोलस मडूरो रहेगा पावर में, तो इसलिए वो कर्टेल करना चाहते थे निकोलस मडूरो के रिजीम को और उनको पावर से हटाना चाहते थे। दूसरा, एक इमिग्रेशन वाला जो इशू है, जो मागा, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके लीडर है स्टीफन मिलर। स्टीफन मिलर अभी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, और ट्रंप के पॉइंट मैन है इमिग्रेशन के डिबेट को लेकर। तो ये इनके लिए हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि इमिग्रेंट्स को कैसे रोका जाए अमेरिका में आने से, क्योंकि उनको लगता है कि वो अमेरिका की जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से, और ये अपने साथ ड्रग्स और क्राइम्स भी लेके आ रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए वो इमिग्रेशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब तक निकोलस मडूरो रिजीम में रहेंगे तब तक वो इमिग्रेंट्स वेनेजुएला छोड़ के जाते रहेंगे, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा दिए पिछले सालों में अमेरिका ने कि वहाँ पर करेंसी भी कोलैप्स होगी जो वेनेजुएलन करेंसी है, और वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ रखी है, और मिलियंस ऑफ लोग वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो वेनेजुएला की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, और उनके ऊपर इतने एम्बार्गो, ट्रेड एम्बार्गो लगा रखे हैं कि वो अपना ऑयल भी ढंग से नहीं बेच पाते इंटरनेशनल मार्केट में। कुछ ही कंट्रीज हैं उनके ऑयल को खरीदती हैं, बाकी मोस्टली कंट्रीज अमेरिकन सैंक्शंस के डर से क्यों वेनेजुएलन ऑयल को नहीं खरीद रही हैं। तो वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी पिछले टाइम में, तो ये इमिग्रेशन और बढ़ा रहा था। तो अब अमेरिका, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वहाँ पर एक नई स्टेबल गवर्नमेंट आए, ताकि इमिग्रेशन जो वहाँ से आ रहा है, जो वहाँ से इमिग्रेंट आ रहे हैं, माइग्रेंट क्राइसिस जो रखी वेनेजुएला में, उसको रोका जा सके। तो मल्टीपल रीजन्स है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के निकोलस मडूरो को पावर से हटाने के। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो क्यूबन्स के साथ राइवलरी है पूरे लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में अमेरिका की। दूसरा रीज़न है कि इमिग्रेशन का जो इशू है उसको सोल्व करने के लिए निकोलस मडूरो को हटाया जा रहा है। तीसरा रीज़न ये है कि वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा है और अमेरिका उस ऑयल को कब्जे में करना चाहता है। और एक रीज़न ये भी है कि अमेरिका और जो वेनेजुएला के पार्टनर्स है, क्लोज पार्टनर्स है लाइक रशिया, चाइना, ईरान, वो अमेरिका के एनिमीज़ हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि उसके एनिमीज़ के साथ वेनेजुएला के लीडर रहें, इसलिए उन्होंने निकोलस मडूरो को पावर से हटाकर वहाँ पर एक अपने पपेट को बिठाना चाहते हैं। लेकिन अभी निकोलस मडूरो को तो कैप्चर कर लिया है, उनकी वाइफ को भी उठा लिया है और उनको अमेरिका लेके जा रहे हैं, उनको शायद न्यूयॉर्क लेके जाएंगे जहाँ उनके अगेंस्ट वहाँ पर एक केस चलने वाले हैं जो ड्रग चार्जेस उनके ऊपर लग रखे हैं। लेकिन अब आगे प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये अभी क्लियर नहीं है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही प्रेसिडेंट बनता है इन केस अगर प्रेसिडेंट को ऑफिस वैकेट करना पड़ता है तो। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगेज,
रोड्रिगस, वो अभी सेफ एंड साउंड है और उनको कहीं कैप्चर नहीं किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन जाए, तो सिचुएशन अमेरिका के लिए कुल मिला के घूम फिर के वही रह जाएगी। आपने मडूरो को तो उठा लिया, लेकिन मडूरो के बाद जो प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो वो आप नहीं बना पा रहे हो अगर डेल्सी रोड्रिगस प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो। और मिलिट्री ने भी अभी कोई कू नहीं किया है मडूरो के खिलाफ, तो मिलिट्री भी लग रहा है कि पूरी पूरी इंटैक्ट है और साथ में खड़ी है वाइस प्रेसिडेंट के। तो वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट बनने के चांस लग रहे हैं, और मडूरो को कैप्चर तो कर लिया, किडनैप तो कर लिया अमेरिकन फोर्सेस ने, लेकिन उनके रिजीम को ख़त्म नहीं कर पाएंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आज पूरे दिन में वहाँ पर वेनेजुएला में अभी रात हो रखी है, तो वहाँ कैरकस के अंदर काफ़ी एयर स्ट्रिप्स के ऊपर जो उनके एयर बेसिस हैं या फिर मेजर पोर्ट्स हैं वेनेजुएला में, वहाँ पर काफ़ी जगह यूएस मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो आज काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं, और पूरे पूरे वेनेजुएला में बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोलंबिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डर ये लग रहा है कि अगर मडूरो का रिजीम फॉल होता है तो जो मडूरो के सपोर्टर्स हैं उनको टारगेट करेंगे अमेरिकन इंस्टॉल्ड रिजीम्स, तो इसलिए वो कंट्री छोड़ के भी भाग रहे हैं। तो बॉर्डर के ऊपर एक माइग्रेंट क्राइसिस फिर से एक्टिवेट हो गई है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वेनेजुएला में, जो कि देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम वेनेजुएला के अंदर थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। ये तो जो आज की इवेंट है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन मेजर क्या है कि वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर। इस जो जियोपॉलिटिकल तमाशा है इसमें वेनेजुएला की क्या इंपॉर्टेंस है। वेनेजुएला हमेशा ही, जब से ही ऊगो चावेज पावर में आए 99 से, तब से एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ को लेके आगे बढ़ा है, और वो हमेशा ही उन कंट्रीज़ के क्लोज रहा है जो अमेरिका के एनिमीज़ माने जाते हैं, एडवर्सरीज माने जाते हैं। उसमें सबसे मेजर है ईरान। तो ईरान और हिजबुल्लाह दोनों फ्रीली ऑपरेट करते हैं वेनेजुएलन टेरिटरी के ऊपर। और हिजबुल्लाह को ऐसे एलिगेशंस है, यूएस की जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है उसने एलिगेशंस लगा रखे हैं कि हिजबुल्लाह भी निकोलस मडूरो के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ड्रग ट्रेड करते हैं, जिसके थ्रू वो ड्रग पूरे यूरोप में और बाकी अदर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बेचते हैं, जिससे हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा कमाई होती है, और उस कमाई को यूज़ करके वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और वेपन्स खरीदते हैं, जिसके दम पे वो इजराइल जैसी कंट्रियों को टारगेट करते हैं और लेबनान पे अपना पॉलिटिकल होल्ड बना के रखते हैं। ईरान का भी काफ़ी करीबी है मडूरो रिजीम, ईरान और उनकी अच्छी दोस्ती है। उसके अलावा चाइना बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है वेनेजुएला से, तो चाइना भी काफ़ी क्लोज है वेनेजुएला का, और चाइना चाहता है कि वेनेजुएलन निकोलस मडूरो पावर में रहें, क्योंकि अगर कोई और आता है तो जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला के अंदर वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी अगर कोई अमेरिकन सपोर्टेड रिजीम पावर में आ जाता है वेनेजुएला के अंदर। तो तीसरा, रशिया उनका सिक्योरिटी गारंटर है। रशिया के साथ उनकी सिक्योरिटी ट्रीटीज़ हैं, और जिसके अंडर रशिया ने वादा कर रखा है कि वो निकोलस मडूरो को हर टाइप की हेल्प प्रोवाइड करेंगे। 2017-2018 में भी जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था तो उन्होंने कू की कोशिश की थी मडूरो के अगेंस्ट, जो फेल हो गया था। उस टाइम भी मडूरो कंट्री छोड़ के मॉस्को भागने वाले थे, वो उनका प्लेन टरमैक के ऊपर रेडी था टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे ही लोग ऐसा बोलते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप कंट्री छोड़ के मत जाइए, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो मडूरो उसके बाद नहीं गए, लेकिन आज उनको कैप्चर कर लिया अमेरिकन फोर्सेज ने। तो रशिया भी उनका काफ़ी क्लोज एलाय है। इंडिया के साथ उनकी डीलिंग अच्छी है वेनेजुएला की, क्योंकि इंडिया और वेनेजुएला के अच्छे रिश्ते रहे हैं, और इंडिया का जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वेनेजुएला में वो ऑयल को ही लेके है, क्योंकि इंडिया अपना ऑयल डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो 2024 में जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तब इंडिया ने अपना 2023-24 में इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट्स वहाँ से बढ़ा लिए थे वेनेजुएला से, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया था कुछ ऑयल को एक्सपोर्ट करना, कुछ सेक्टर्स के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए थे अमेरिकन सैंक्शंस, और कुछ अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशली शेवरॉन जो ऑयल कंपनी अमेरिका की, उसको अलाउ कर दिया था कि वहाँ पर वो ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन कर सकती है। तो उसके बाद इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट्स इंक्रीज कर दिए थे वेनेजुएला से, और इंडिया की जो मेजर ऑयल रिफाइनरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो जामनगर में वहाँ से ऑयल ला के रिफाइन भी कर रही थी। लेकिन जैसे ट्रम्प साहब आए उसके ऊपर प्रेशर बना निकोलस मडूरो के रिजीम के ऊपर, और शेवरॉन को जो एक्सप्लोरेशन का राइट वेवर दे रखा था वो हटा दिया। उसके बाद इंडिया ने भी अपने ऑयल इंपोर्ट्स वहाँ से कम कर लिए हैं। तो अब वेनेजुएला में अगर निकोलस मडूरो हटते हैं और वहाँ इंस्टेबिलिटी आती है और सिविल वॉर वाली सिचुएशन बनती है वेनेजुएला के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, और उनके पास ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो इससे ऑयल मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, और इंडिया का जो एक ये ऑप्शन था ये बंद हो सकता है। लेकिन अगर यूएस कोई फ्रेंडली रिजीम को पावर में बिठाने में सक्सेसफुल हो जाता है वेनेजुएला में, तो इंडिया अपने फिर से ऑयल इंपोर्ट्स रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता ही यही है कि उनके सपोर्टेड आदमी बैठ जाए, उसके बाद ऑयल बिकता रहे
उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ही ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं वेनेजुएला के। बेसिकली मतलब यही तो है मोनरो डॉक्ट्रिन, मतलब नियो कॉलोनियलिज्म है ये, जिसके अंडर ये है कि कोई भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ऐसी कंट्री नहीं होनी चाहिए जो अमेरिकन को आग दिखा सके और अमेरिकन को चैलेंज कर सके, जैसे क्यूबा ने कर रखा है पिछले 60-70 सालों में। तो वो नहीं चाहते ऐसी चीज़ होना। तो इसलिए अब आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है और उसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ता है और ग्लोबल कम्युनिटी पे क्या पड़ता है और वेनेजुएला में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, लैटिन अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में ही पड़ता है और लैटिन अमेरिका में कई मेजर कंट्रीज हैं, जिसमें कोलंबिया भी है, जो मैंने बताया जहाँ पर ड्रग कार्टेल्स फ्रीली ऑपरेट करते थे कुछ टाइम पहले, अभी वो कम हो गए हैं। दूसरा है वेनेजुएला, तीसरा हो गया अर्जेंटीना जो एक बड़ा इकोनॉमी है लैटिन अमेरिका में, चौथा है ब्राज़ील। तो लैटिन अमेरिका हमेशा लेफ्ट राइट में डिवाइडेड रहता है। तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं अभी जेवियर मिली, वो ट्रम्प साहब के काफ़ी क्लोज है और उनको अर्जेंटीना का ट्रम्प भी बोला जाता है। तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है जो निकोलस मडूरो को अरेस्ट किया गया है, और वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं ब्राज़ील में अभी लूला डी सिल्वा पावर में है। पहले जेयर बोल्सोनारो थे, जिनको अभी वहाँ ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया था, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। तो जेयर बोल्सोनारो काफ़ी क्लोज है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन वो अभी जेल में है कू के चार्जेस के अंडर। और अभी जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, वो लेफ्टिस्ट आदमी है, इसलिए वो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं कंट्रीज़ लाइक इंडिया, रशिया, चाइना के साथ। तो इसलिए वो इसको मतलब निकोलस मडूरो को जो हटाया गया है उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी लेके आएगा पूरे लैटिन अमेरिका और वेनेजुएला के अंदर। तो लैटिन अमेरिका भी पूरा डिवाइडेड है इस एक्शन को लेकर, और वहाँ की पॉलिटिक्स फार राइट और फार लेफ्ट में डिवाइडेड है। और जो फार राइट वाले हैं वो अमेरिकन एक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं जो ट्रम्प साहब ने अभी लिए हैं वेनेजुएला को लेकर, और फार लेफ्ट पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज हुई है, और इसके आगे आने वाले दिनों में भी क्या रिपरकशन रहेंगे ये हम इसको देखते रहेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे। और कुछ बड़ी डेवलपमेंट होती है तो हम आपको आगे वेनेजुएला के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।